संघर्षों से लड़कर ही मंजिल हासिल होगी। जो मेहनत करेगा खुशियाँ उसके जीवन में शामिल होंगी। खुशियाँ उसके जीवन में शामिल होंगी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आप करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 13 जो मुख्य सेविका भर्ती के ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित है। इसमें उन प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। प्रश्नों का स्तर 3 तरीके से होता है। कुछ प्रश्न आपके बहुत ही कठिन होते हैं, कुछ प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं और कुछ प्रश्न मध्यम स्तर के होते हैं। इसी तरीके के प्रश्न आपकी मेन परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों को करके आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही होने वाले हैं परीक्षा में। अभी आपने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा होगा, इसलिए आपको जो प्रश्न आपने नहीं पढ़े हैं, जिसका सिलेबस नहीं पढ़ा है, उन प्रश्नों को बस देखिए, उन्हें समझिए कि किस तरह का प्रश्न उन टॉपिक से बन सकता है। तो प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। इसी भावना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मॉक टेस्ट कैसा लगा, प्रश्नों का स्तर कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपका मॉक टेस्ट 13। क्लियर है आपको? तो क्वेश्चन नंबर है आपका 76। क्वेश्चन नंबर है आपका 76। वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करे क्या कहलाता है? बताइए, वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करे क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दाएं हाथ का, बी बाएं हाथ का, सी एम्बीडेक्स्ट्रस यानी कि उभय हस्त, या बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसे ज़्यादातर लोग सही कर सकते हैं अगर जरा से भी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करे कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है? दाएं हाथ का या बाएं हाथ का, एम्बीडेक्स्ट्रस यानी कि उभयहस्त, या डी बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बताइए। तो 76 का जो ऑप्शन सही है वो है सी, उभयहस्त। क्लियर है? दोनों हाथों को जो प्रयोग करे उसे हिंदी में उभयहस्त कहते हैं। तो एक वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करे वो एम्बीडेक्स्ट्रस या उभयहस्त कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका 77। किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ बसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध जैसा हो जाएगा? बताइए, किसके दूध में थोड़ी सी चीनी डाल दी जाए और कुछ बसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध जैसा हो जाएगा? ऑप्शन ए बकरी, बी याक, सी भैंस, डी गाय। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ बसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध जैसा हो जाएगा? बताइए ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो 77 का जो ऑप्शन आपका सही है वो कौन सा है? वो है ए बकरी। जो बकरी का दूध होता है उसमें अगर हम थोड़ी चीनी मिला दें और उससे बसा निकाल लें तो वो किसके जैसा हो जाएगा? वो माँ के दूध जैसा हो जाएगा। तो बकरी के दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ बसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध जैसा हो जाएगा। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए संपूर्ण आहार होता है। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए संपूर्ण आहार होता है। अगला प्रश्न है आपका 78वां। शिशु में माँ के प्रति जीवियों से पाई गई निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा ... महीने तक ही होती है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। शिशु में माँ की प्रति जीवियों से पाई गई निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा ... महीने तक ही होती है। बताइए कितने महीने तक होती है? बताइए। 78 का उत्तर दीजिए। तो ए ऑप्शन 2, या बी ऑप्शन 3 से 6, या सी ऑप्शन 1.5 महीना, या डी ऑप्शन 1। तो सी में जो लिखा है वो ऐसे लिखा है, ठीक है,
ये 1.5 महीना लिखा है, जो सी में लिखा है वो इस तरह से 1.5 महीना लिखा है, 1 सही 1/2। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो जो 78 का सही ऑप्शन है वो कौन सा है, बी, 3 से 6 महीने। क्लियर है आपको, बी है इसका सही उत्तर, 3 से 6 महीने तक ही होती है। तो शिशु में मां के प्रतिजीवियों से पाई गई निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी 3 से 6 महीने तक ही रहती है। अगला प्रश्न है आपका 79, प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए। बताइए, प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए। ऑप्शन ए 2 घंटे बाद, बी जब उसमें स्पंदन रुके, सी तत्काल, या डी जब चाहे। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए। ए 2 घंटे बाद, बी जब उसमें स्पंदन रुके, सी तत्काल, डी जब चाहे। ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 79 का। तो 79 का जो ऑप्शन आपका सही है वो कौन सा है, बी, जब उसमें स्पंदन रुक जाए तब उसको काट देना चाहिए। 79 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रसव के थोड़े देर बाद जब उसमें स्पंदन रुक जाता है तब इसे नाभि से थोड़ी ऊपर काट दिया जाता है, जो बाद में 10 दिनों में अलग हो जाता है। गर्भनाल माँ और बच्चे को जोड़ने का काम करती है। क्लियर है आपको, जो नाभि से जुड़ा हुआ होता है उसे गर्भनाल कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित होती है। बताइए, जो 79 क्वेश्चन था ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 79 आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये 80 वाला भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। इस तरह के प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं रखते हैं। गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित होती है। ऑप्शन ए उच्च रक्तचाप से, बी सूजन से, सी एल्ब्यूमिनेरिया से, या डी उपरोक्त सभी से। बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित होती है। ए उच्च रक्तचाप से, बी सूजन से, सी एल्ब्यूमिनेरिया से, या डी उपरोक्त सभी से। ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो जो 80 का ऑप्शन सही है वो आपका डी है, उपरोक्त सभी। क्लियर है, डी ऑप्शन सही है, गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित होती है। तो गर्भकालीन विषाक्तता उच्च रक्तचाप, सूजन व एल्ब्यूनेरिया तीनों से संबंधित होती है। गर्भ के आरंभ तथा अंत में मां के पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाता है। गर्भकाल की विषाक्तता के कारण एक्लेमेम्टिक दौरा आता है। गर्भावस्था में किसी प्रकार का रक्तस्राव अप्राकृतिक माना जाता है। जो गर्भावस्था में किसी प्रकार का भी रक्तस्राव होता है उसे अननेचुरल माना जाता है, यानी कि अप्राकृतिक। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रसव का प्रकार नहीं है। तो बताइए, प्रसव का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए संभाव्य प्रसव, बी प्राकृतिक प्रसव, सी इंस्ट्रूमेंटल प्रसव, या डी जटिलतापूर्ण प्रसव। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। प्रसव का प्रकार नहीं है, तो 81 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताइए, प्रसव का प्रकार नहीं है। संभाव्य प्रसव, बी प्राकृतिक प्रसव, सी इंस्ट्रूमेंटल प्रसव, या डी जटिलतापूर्ण प्रसव। इनमें से कौन सा प्रसव का प्रकार नहीं है आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका 81 का ए, संभाव्य प्रसव। क्लियर है आपको। तो संभाव्य प्रसव प्रसव का प्रकार नहीं है। प्रसव वह प्राकृतिक क्रिया है जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु गर्भ से बाहर आता है। शिशु का गर्भ से बाहर आना ही प्रसव कहलाता है। अस्पताल में प्रसव कराने से गर्भवती स्त्री तथा जन्म लेने वाले बच्चे की उचित देखभाल हो जाती है तथा सभी कार्य वैज्ञानिक ढंग से किए जाते हैं। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है। बताइए, कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है। ऑप्शन ए 2 माह, बी 3 माह, सी 4 माह, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है। ऑप्शन ए 2 माह, बी 3 माह, सी 4 माह,
डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? 82 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2 माह तक के जो आपके कोशिका विकास होता है उसको भ्रूण कहा जाता है। तो 2 माह तक के कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है। भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से 2 माह तक या 2 चंद्रमाह के बाद तक चलती है। इस अवस्था में निरंतर कोष विभाजन की प्रक्रिया चलती है तथा शिशु मानव आकार ग्रहण करने लगता है। सर्वप्रथम सिर के भाग में महत्वपूर्ण विकास होते हैं, निम्न भाग में विकास बाद में होते हैं। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है 83। अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रेन्युलोसा और थीका इंटरना कोशिकाएं डॉट 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 बनाती हैं। ए कार्पस ल्यूटियम, बी पुटिकाएं, सी थीका एक्सटर्ना, डी एंड्रोमेट्रियम। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बताइए। अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रेन्युलोसा और थीका इंटरना कोशिकाएं डॉट 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 बनाती हैं। ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए। जो 83 का सही ऑप्शन है आपका वो ए है, कार्पस ल्यूटियम। क्या है? कार्पस ल्यूटियम आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रेन्युलोसा और थीका इंटरनी कोशिकाएं कार्पस ल्यूटियम बनाती हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 84। बासी ब्रेड में आमतौर पर डॉट 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 का असर होता है। तो आपको बताना है कि बासी ब्रेड में आमतौर पर किसका असर होता है। ऑप्शन ए मोल्ड, बी बैक्टीरिया, सी कीड़े, डी वायरस। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बासी ब्रेड में आमतौर पर किसका असर होता है? ए मोल्ड, बी बैक्टीरिया, सी कीड़े, डी वायरस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 84 का जो सही ऑप्शन है वो आपका ए है, मोल्ड। क्लियर है आपको? अब मोल्ड क्या होता है उसको समझ लेते हैं। मोल्ड पतले तार की तरह सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो नमी तथा अंधकार में अधिक पनपते हैं। ये खाद्य पदार्थों पर राई के समान छा जाते हैं। अधिक बढ़ने पर ये हरे, नीले, काले आदि रंगों में दिखाई देने लगते हैं और पनीर, जेली, जैम, अचार, मुरब्बा, डबल रोटी आदि में जाल के समान छा जाते हैं। क्लियर है आपको? जिसको आप फफूंद भी कह सकते हैं। ठीक है, फफूंदी छाती है ना इन सब चीज़ों पे। एक स्नैक जो देता है, स्नैक का अर्थ होता है आपका जो शाम वाला नाश्ता होता है उसको स्नैक कहते हैं। एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितनी किलो कैलोरीज देगा। क्लियर है आपको? तो ये कैलोरी की ही बात कर रहा है, लेकिन जो खाद्य पदार्थों में कैलोरी को किलो कैलोरी कहा जाता है। तो एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितने किलो कैलोरी देगा? 60 किलो कैलोरीज या 75 किलो कैलोरीज या 135 किलो कैलोरीज या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितनी किलो कैलोरीज देगा? बताइए। 60 किलो कैलोरीज या 75 किलो कैलोरीज या 135 किलो कैलोरीज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, 75 किलो कैलोरीज। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। 85 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। आपको मैंने दशमलव वाला भी बताया होगा और ये भी बताया होगा। जब सीधे सीधे गणना करते हैं तो दशमलव वाले जगह को छोड़ देते हैं, तो इन्होंने भी दशमलव वाले को छोड़ कर ही गणना की है। तो 12 चौक 48 हो गया आपका 48। ठीक है, और 3 ग्राम में 1 ग्राम वसा में कितना होता है? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। तो 3 गुणे 9 हो गया 27, दोनों को जोड़ दिया 75 किलो कैलोरी हो गया उत्तर। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए वसा, बी ग्लूकोज, सी विटामिन, डी खनिज लवण। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कमेंट करके बताइए। केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ए वसा, बी ग्लूकोज, सी विटामिन, डी खनिज लवण। इससे पहले कि मैं आपको इसका उत्तर बताऊं, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लीजिए,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ए वसा, बी ग्लूकोज, सी विटामिन, डी खनिज लवण। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ABCD में जो आपका 86 का ऑप्शन सही है वो है बी ग्लूकोज। क्लियर है आपको? तो केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होता है उसको समझ लेते हैं। ग्लूकोज शर्करा की सबसे सरलतम इकाई है जो डेक्सट्रोज रक्त की शर्करा या अंगूर शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे डेक्सट्रोज जिसे रक्त की शर्करा या अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। यह प्रकृति में व्यापक रूप से विद्यमान रहता है। अंगूर में इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 mg प्रति 100 ml होती है। इसके अतिरिक्त यह प्याज, आलू, शकरकंदी आदि जड़ में व कंद वाली साग सब्जियों में भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहता है। शहद में ग्लूकोज की मात्रा 30 से 40% तक होती है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। बताइए किसका लक्षण प्रदर्शित करता है? कुपोषण का या अल्प पोषण का या गरिष्ठ भोजन का या कोई भी नहीं? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए कुपोषण का, बी अल्प पोषण का, सी गरिष्ठ भोजन का, डी कोई भी नहीं। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आपको बताना है। बताइए। त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। तो 87 का जो ऑप्शन आपका सही है वो ए है कुपोषण का। किसका? कुपोषण का। तो त्वचा का झुर्रियों युक्त एवं उसके रंग का पीला होना कुपोषण का लक्षण प्रदर्शित करता है। जब शरीर को भोजन द्वारा सभी पोषक तत्व नहीं प्राप्त होते तब वह शारीरिक अवस्था कुपोषण कहलाती है। शरीर के लिए निर्धारित मात्रा में कम पोषक तत्वों का मिलना अल्प पोषण तथा आवश्यकता से अधिक मिलना अति पोषक कहलाता है। ये दोनों ही कुपोषण की स्थिति हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित मात्रा में संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है आपका अभिकथन ए है आपका। इसका एक कथन है ए, एंटीऑक्सीडेंट्स के उत्तम साधन वाले खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। इसका कारण दिया है एंटीऑक्सीडेंट्स रक्त प्रणाली में बहने वाले फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी कर देते हैं। बताइए कथन ए की व्याख्या क्या कारण आर है? जो कथन ए है क्या वो सही है और क्या उसका आर सही कारण है ये आपको बताना है। तो कूट दिए हैं, देखो पहले में दिया है ए आर दोनों सही है, बी में दिया है ए आर दोनों गलत हैं, सी में दिया है ए सही और आर गलत है, डी में दिया है ए गलत और आर सही है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 88 का सही है ए और आर दोनों सही हैं। क्लियर है आपको? एंटीऑक्सीडेंट्स के उत्तम साधन वाले खाद्य ग्रहण करने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स रक्त प्रणाली में बहने वाले फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी कर देते हैं। क्लियर है आपको? तो एक एक चीज आपको ध्यान से पढ़ते रहना है और बिल्कुल भी डर को अपने अंदर पनपने नहीं देना है। आप डर जाएंगे तो फिर मेहनत नहीं कर पाएंगे और लगातार पढ़ते रहिए। जो निरंतरता बनाए रखेगा उसी को कामयाबी मिलेगी। निरंतरता तोड़ने वाले को निराशा, नाकामयाबी और दुख ही मिलता है। तो अगर आपको जीतना है, आपको सफलता हासिल करनी है, आपको खुशियां पानी है तो निरंतरता जरूर लाइए अपने जीवन में, कंटिन्यूटी। अगला प्रश्न है आपका पोषण यानी कि आहार विज्ञान के जनक कौन है? बताइए पोषण यानी कि आहार विज्ञान के जनक कौन है? प्रश्न है आपका, इसका उत्तर दीजिए। ऑप्शन है आपके लेवाइजर, बी पेंटेकोफर और सी है अतवाटर और डी है आपके वोइट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है बताइए। पोषण यानी कि आहार विज्ञान के जनक हैं। ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 89 का जो ऑप्शन आपका सही है वो ए है, लेवाइजर। क्लियर है आपको? लेवाइजर। और अगर आप मुख्य सेविका की तैयारी करना चाहते हैं गंभीरता के साथ
तो आप जुड़ सकते हैं मुख्य सेविका गरिमा बैस से। इसका व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से लिंक फॉलो करेंगे तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है आपको? तो पोषण विज्ञान के जनक एंटोनी लेवाइजर हैं, जो 1770 से 1794 को माना जाता है। पोषण आहार न्यूट्रिशन वह विशिष्ट रचनात्मक उपापचयी क्रिया है जिसके अंतर्गत पादपों में खाद्य संश्लेषण तथा स्वांगीकरण और विषमपोषी जंतुओं में भोज्य अवयव के अंताग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा से शारीरिक वृद्धि, मरम्मत, ऊतकों का नवीनीकरण, जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? बताइए, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ए अल्मीनियम साल्ट, बी कैल्शियम साल्ट, सी पोटेशियम साल्ट, डी सोडियम साल्ट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ए अल्मीनियम साल्ट, बी कैल्शियम साल्ट, सी पोटेशियम साल्ट, डी सोडियम साल्ट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 90 का बी ऑप्शन आपका सही है, कैल्शियम सॉल्ट। क्लियर है आपको? तो जल की कठोरता कैल्शियम सॉल्ट की उपस्थिति के कारण होती है। आपका अगला प्रश्न है, जस्ता के लिए आवश्यक है? ए कोशिका विभाजन, बी वृद्धि, सी प्रतिरक्षा प्रणाली, डी उक्त सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जस्ता के लिए आवश्यक है ए कोशिका विभाजन, बी वृद्धि, सी प्रतिरक्षा प्रणाली, डी उक्त सभी। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 91 का जो सही है आपका वो बी है, वृद्धि। क्लियर है आपको? तो जस्ता वृद्धि के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर की कई महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए जिंक एक अत्यंत आवश्यक खनिज लवण है। क्लियर है आपको? तो बाकी चीजें आप पढ़ लेंगे जब PDF आपको मिलेगी। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन D3 को इस नाम से भी जाना जाता है। बताइए, विटामिन D3 को किस नाम से जाना जाता है? काले कैल्सीफेरॉल, या एग्रो कैल्सीफेरॉल, या सी रेटिनॉल, या डी टोकोफेरॉल। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? विटामिन D3 को इस नाम से भी जाना जाता है। तो 92 का ए ऑप्शन आपका सही है, काले कैल्सीफेरॉल। क्या सही है? काले कैल्सीफेरॉल बिल्कुल सही उत्तर है। तो विटामिन D3 को काले कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन डी दो रूपों में पाया जाता है। एक होता है विटामिन D2 जिसे आर्गो कैल्सीफेरॉल, यह वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। दूसरा होता है विटामिन D3 जिसे काली कैल्सीफेरॉल कहते हैं, यह जंतु जगत से प्राप्त होता है। विटामिन डी को सूर्य की परावैंगनिक किरणों की मदद से त्वचा में संश्लेषित किया जा सकता है। मुख्य स्रोत क्या है इसके? सूर्य की रोशनी, कॉड लीवर ऑयल, मछली, अंडा की जर्दी होती है। आपका अगला प्रश्न है, एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। बताइए, एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या है? ए ग्लूकोज, बी लैक्टोज, सी फ्रक्टोज, या डी सुक्रोज। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या है? बोलिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 93 का बी, लैक्टोज है। क्लियर है आपको? लैक्टोज है। तो एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज है। यह भोज्य पदार्थ दूध में पाया जाता है। दूध में कुछ पदार्थ तो पूर्णतया घुलित अवस्था में रहते हैं तथा कुछ कोलायडल एवं कुछ पायस अवस्था में विद्यमान होते हैं। दूध में जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज तत्व तथा विटामिन विद्यमान होते हैं। क्लियर है आपको? 94 है आपका, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ए एल्ब्यूमिन, सी मायोसिन, बी केसिन, डी ग्लूटीन। ऑप्शन ऊपर नीचे है, जरा इसका आप ध्यान रखिएगा। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ए एल्ब्यूमिन, सी मायोसिन, बी केसिन, या डी ग्लूटीन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? 94 का कौन सा सही हो जाएगा? बी केसिन। कौन सा पाया जाता है? बी केसिन पाया जाता है। ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी कराया है। तो दूध में
कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें 8.2% कैल्शियम तथा 5.7% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्लियर है आपको? अगर आप लगातार ये मॉक टेस्ट करते रहेंगे तो तकरीबन मैं 2 से 3 हज़ार के मॉक टेस्ट आपको करवाऊंगा। तो इनसे क्या होगा, आपका निश्चित रूप से बहुत ही फायदा होने वाला है। 2 से 3 हज़ार में क्वेश्चन जब आप पढ़ लेंगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में गलत नहीं होगा। इन प्रश्नों को बस आप लगातार देखते रहिए, ये चीज़ें आपको धीरे धीरे याद होने लगेंगी। जब प्रश्न रिपीट होना शुरू होंगे तब याद आएगा, अरे ये प्रश्न तो मैं कर चुका हूं या कर चुकी हूं। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है आपका 95। पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक बसी अम्ल है? ए मूंगफली का तेल, बी नारियल का तेल, सी सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी का तेल और डी कैस्टर तेल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक बसी अम्ल है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो 95 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए मूंगफली का तेल। क्लियर है आपको? मूंगफली का तेल जो होता है उसमें काफ़ी मात्रा में खनिज लवण होते हैं। इसमें 40% वसा होती है, 25% खनिज लवण होता है और 3% रेशा होता है। यह विटामिन बी की प्राप्ति का बढ़िया स्रोत है। तो विटामिन बी की कमी अक्सर हो जाती है बरसात के दिनों में, जब आपके बाल टूटने लगते हैं, आपके नाखून टूटने लगते हैं या नाखूनों में कोई बीमारी होने लगे। जब नाखूनों में आपके कोई बीमारी लगने लगे तो 90% तक चांस है कि आपके शरीर में विटामिन बी की कमी हो गई है। तो उस समय आप मूंगफली खा सकते हैं या बी कॉम्प्लेक्स का पत्ता लाके एक खा सकते हैं और डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा, है ना। अतः मूंगफली स्वास्थ्य के लिए श्रेयस्कर है। मूंगफली के तेल में सबसे अधिक आवश्यक बसी अम्ल होते हैं। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया समस्या व समाधान का सम्मिलित प्रयास है, यह किसने परिभाषित किया था? बताइए। परामर्श प्रक्रिया समस्या व समाधान का सम्मिलित प्रयास है, यह किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन ए रॉबिन्स, बी बर्नार्ड, सी फुलमर, डी रुथ स्ट्रॉन्ग। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 96 का परामर्श प्रक्रिया समस्या व समाधान का सम्मिलित प्रयास है, यह किसने परिभाषित किया था? बताइए। 96 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रूथ स्ट्रॉन्ग। क्लियर है आपको? तो रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार परामर्श प्रक्रिया समस्या व समाधान का सम्मिलित प्रयास है। अगला क्वेश्चन है आपका 97। परामर्श के प्रभावी संचार में सम्मिलित है संचार तत्वों का अभाव या संचार की अनिच्छा या रूढ़वादिता या पारंपरिक कट्टरता या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? परामर्श के प्रभावी संचार में सम्मिलित है ए संचार तत्वों का अभाव, बी संचार की अनिच्छा, सी रूढ़वादिता या पारंपरिक कट्टरता या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जो 97 का सही ऑप्शन है आपका वो ए है, संचार तत्वों का अभाव। क्लियर है आपको? तो परामर्श के प्रभावी संचार का आशय यह है कि किन तत्वों के उपस्थिति के कारण संचार में बाधा उत्पन्न ना हो। उपयुक्त सभी विकल्प जो संचार को बाधित करने का कार्य करते हैं, जो प्रभावी संचार नहीं हो सकता है। क्लियर है आपको? तो इसका सही उत्तर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना कब हुई थी? उम्मीद करता हूं कि आप में से कोई भी इस प्रश्न का गलत उत्तर नहीं बताएगा। अभी अपने नाम के साथ इस प्रश्न का उत्तर लिखिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1 मई है 1946, मई नहीं है, मई है, ठीक है, मई है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी है 7 मार्च 1947, ऑप्शन सी है 8 अप्रैल 1948 या ऑप्शन डी है 7 अप्रैल 1948। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कमेंट करके तुरंत लिखिए अपने नाम के साथ। मैं 10 तक गिनती गिन रहा हूं, तब तक आप लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उम्मीद करता हूं सबने लिख दिया होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना
कब हुई थी बताइए? डी में 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। क्लियर है आपको? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के समय ही एक ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता पर विचार किया गया था, इसलिए WHO अस्तित्व में आया। तो ये आपका हुआ। आपका अगला प्रश्न है आज का, जो मैंने अभी तक आपसे पूछा नहीं है, आपको बताना है कि WHO से भारत कब जुड़ा। WHO से भारत कब जुड़ा, WHO का भारत कब सदस्य बना, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपका अगला प्रश्न है, यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन है? ए मारितजा चान वालवर्डे, या बी माइकल मिलनर, या सी अमाल मुडालाली, या डी कैथरीन रसेल। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो 99 का कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, कैथरीन रसेल। क्लियर है आपको? ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं अलग से, ताकि ये आपको याद बना रहे। 1 फरवरी 2022 को कैथरीन रसेल को यूनिसेफ की 8वां कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है 100वां क्वेश्चन, ये आपका अंतिम प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी शिक्षण आंकड़ों के अनुसार विश्व में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर कितनी है? बताइए। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी शिक्षण आंकड़ों के अनुसार विश्व में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर कितनी है? ए आपका 80%, बी है 85%, सी है 90%, डी है 91%। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बताइए? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका डी है, 91%। क्लियर है आपको? 91% बिल्कुल सही उत्तर है। वर्तमान संदर्भों में UNFPA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में सकल नामांकन वैश्विक स्तर पर 91% है। कितना है? 91%। तो ये रहा आपका मॉक टेस्ट नंबर 13। और आपको कैसा लगा इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपके कितने प्रश्न सही हुए इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा जो मैंने आज आपसे प्रश्न पूछा है कि भारत WHO का सदस्य कब बना, इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो बताइएगा कि आपको मॉक टेस्ट कैसा लगा, प्रश्नों का स्तर कैसा लगा, क्या आप लगातार इसी तरह के मॉक टेस्ट करते रहना चाहते हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट बहुत ही पसंद आते हैं, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। प्लीज़ वीडियो लाइक कर लीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है मेरे साथ तो जय हिंद जय भारत ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।